बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि आप सिर्फ 7 दिनों में खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं, हमें कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना होगा। समाधान का ये तरीका नहीं कि जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई कोण हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन पर आगे के निर्माण कार्य और विकास कार्य पर रोक लगाई है। 7 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आप केवल 7 दिनों का समय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खाली करो, ये मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा कि लोग 50 सालों से रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि भले ही ये आपकी जमीन हो, कुछ लोगों ने कहा कि वो 1947 से पहले से हैं, उन्होंने लीज पर जमीन ली और मकान बनाए, किसी ने नीलामी में खरीदा, उनका क्या होगा। विकास की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन लोग इतने लंबे समय तक रुके रहे तो पुनर्वास की अनुमति भी दी जानी चाहिए। वहाँ पे 50,000 लोग हैं, कुछ लोगों की लीज 1940 से है, 50-70 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, आज हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है। बट ये भी बोला है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज़ को और अब यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता, उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर ये प्रूव हुआ कि वो ज़मीन अगर इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब, क्योंकि ये मामला उस तरह का नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी बस गई हो या फिर रेलवे के किनारे ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हों। ये मामला है जहाँ पे घर हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। तो बस 7 दिन के अंदर इस तरह से आप घर, स्कूल, कॉलेजेस को नहीं तोड़ सकते। इसका कुछ ना कुछ तो बीच का उपाय निकालना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। देखिए, सबसे पहले तो जो 2016 में भी पहले हाई कोर्ट का फैसला आया था, 2007 में भी आया था, हमने सम्मानजनक उसको एक्सेप्ट किया था और कभी को पे पूरा भरोसा जताया था। और अब जो सुप्रीम कोर्ट पे हमें आज थी जो हाई कोर्ट का निर्णय आया था उसको, लेकिन हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए सारी बात करी है और हमने प्रोटेस्ट किया, वो संवैधानिक तरीके से किया, शांतिपूर्वक तरीके से किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पूरा भरोसा था, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर पट्टे के कागजात हैं, हम लोगों के पास यहाँ एनओमी प्रॉपर्टीज हमने गवर्नमेंट से ली हुई है, यहाँ पर गवर्नमेंट संचालित इंटर कॉलेजेस हैं, यहाँ पर मंदिर हैं, यहाँ पर धर्मशाला है, यहाँ पर मस्जिद है। तो लड़ाई इसलिए थी कि हमें पता है हम यहाँ के वासी हैं, हम यहाँ पर 120-130 साल से लोग रह रहे थे। तो कैसे रेलवे रातों रात कहती है और 7 दिन का समय दे देती है कि 7 दिन में आपके घर तोड़ दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं कमी मैं ये जरूर कहूँगा, प्रदेश सरकार ने गुमराह किया था उच्च न्यायालय को। अगर वो प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय को गुमराह नहीं करती तो उच्च न्यायालय से भी फैसला यहाँ की गरीबी जनता के हक में आता। हम स्वागत करते हैं इस निर्णय का। सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो लोगों को इंसाफ दिया है, हाई कोर्ट के जजमेंट की जो विसंगतियां थी उनका संज्ञान लेते हुए और न्यायिक प्रक्रिया में जो लोगों का आज भरोसा दोबारा स्थापित हुआ है, तो उसके लिए उच्चतम न्यायपालिका बहुत बधाई के पात्र है। नहीं, ये स्टे देखिए, आगे के भी मसले होंगे, नज़ीर बनेगी। 50-50, 100-100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं। टीवी चैनलों पे लगातार बकवास चल रही थी कि बाहर से आ गए, इमिग्रेंट आ गए। वहीं के लोग हैं, वहीं बसे हैं। उच्चतम न्यायपालिका, सर्वोच्चतम न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को त्रिपुरा में ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहा राम मंदिर तैयार हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को बनकर तैयार हो जाएगा। त्रिपुरा में चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री ने राम मंदिर के निर्माण की तारीख की जानकारी दी। त्रिपुरा में जनविश्वास यात्रा के तहत एक जनसभा में अमित शाह ने कहा कि 2019 में मैं भाजपा का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो मंदिर को लेकर रोज पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को वहां पर गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा अंत तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से
और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। दिल्ली का कंझावला हिट एंड रन केस काफी चर्चा में है। इस मामले में अब तक कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 5 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जहां पुलिस ने कोर्ट के सामने ये मांग रखी थी कि इस मामले में आरोपियों से पूछताछ करना बाकी है, इसीलिए उनकी पुलिस कस्टडी की जरूरत है। दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपियों की 5 दिनों की कस्टडी मांगी गई थी। पुलिस ने कोर्ट में यह भी बताया कि ड्राइवर दीपक ने जो जानकारी दी थी वो गलत थी। आरोपी डेड बॉडी के साथ करीब 2 घंटे तक घूमते रहे। इनका सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पंप और ढाबे से लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ 304, 120B, 201 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि 5 दिन की रिमांड क्यों चाहिए, जिस पर पुलिस ने बताया कि जांच को आगे बढ़ाना है। वहीं आरोपी मनोज के वकील ने कोर्ट में कहा कि वो पीछे बैठा था, उसका इस घटना में कोई रोल नहीं था। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि कोई चोट तो नहीं लगी है, जिसका जवाब नहीं में मिला। कंझावला मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक नई जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि इस मामले में 2 और लोग शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उन 2 लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है, जिस पर कंझावला हादसे के आरोपियों को बचाने की कोशिश करने का शक है। कंझावला में 20 वर्षीय युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और युवती को सुल्तानपुरी से कंझावला तक तकरीबन 12 किलोमीटर घसीटते हुए ले गई थी। रविवार को हुई इस घटना में युवती की मौत हो गई। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और इसके अलावा जो हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं, जिसमें जो कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है, उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है, उसके भी जो CDR का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है, उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी इस तरह की इंजरी नहीं मिली थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट को इंडिकेट करती हो। इसके अलावा इसमें जितने भी पहलू हैं उनको जल्दी ही पुलिस रैपअप करने की कोशिश कर रही है। कुछ जो इसमें इन्वेस्टिगेशन बकाया है, उसके लिए आज हमारे पास जो एक्यूज्ड हैं उनको दोबारा से PC ऑब्टेन करने के लिए दिल्ली पुलिस पेश करेगी और दोबारा से कस्टडी ऑब्टेन करेगी। 2 एक्यूज्ड हैं, उनको अभी हम अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो जितना एविडेंस है उसका एनालिसिस करके बहुत ही जल्दी लीगल ओपिनियन, हाई लेवल की लीगल कंसल्टेशन करके बहुत ही जल्दी इसमें पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएगी ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अब मामला नगर निगम में मेयर का चुनाव कराए जाने को है, जिसमें उपराज्यपाल ने शुक्रवार को होने वाले मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया, जबकि दिल्ली सरकार ने पीठासीन अधिकारी के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था। अब इस मुद्दे पर एलजी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। केजरीवाल सरकार ने मुकेश गोयल के नाम को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा था, लेकिन एलजी ने इसे नामंजूर कर दिया, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुकेश गोयल की जगह बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत हो गई है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के दरुआ बाड़ी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। यहां मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का जायजा लिया, ग्रामीणों के बीच पहुंचे और बच्चियों से भी मुलाकात की। सीएम के आगमन को लेकर ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण से अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। वाल्मीकि नगर के दरवाबाड़ी गांव में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो गांव की महिलाओं ने कुछ इस तरह गीत गाकर उनका सम्मान किया। अपनी यात्रा में मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं का निरीक्षण किया, तालाब योजना का जायजा लिया, मछली पालन योजना का हाल जाना, शिक्षा व्यवस्था कैसी है इसकी भी जानकारी ली और पहुंच गए गांव की बच्चियों के बीच। मुख्यमंत्री ने बच्चियों से पढ़ाई करने को कहा। हम तो 5 को बनवाए जी नहीं, हाँ 5 चालू है, तब 5 चालू है तो सबको ले जाइए जी सर, सबको रहने का इंतजाम है सर जी सर, जो बनवाए हैं ठीक है, तो है ही, तो एकदम पढ़ना है। समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार विकास योजनाओं के काम की रफ्तार की पड़ताल करने के साथ ही लोगों के बीच जाकर ये पूछ रहे हैं कि काम किस तरह से हो रहा है। जहां कहीं भी विकास कार्यों को लेकर शिकायत मिल रही है, मुख्यमंत्री फौरन अधिकारियों को समस्या दूर करने का निर्देश भी दे रहे हैं। सर, आपने कई यात्रा की, इस बार की यात्रा आपकी बाकी यात्राओं से किस मायने में अलग है? नहीं तो हम ही अलग अलग समय में तो अलग अलग काम के लिए जाते ही ना, तो इस बार कई साल में हो गया, तो हम देखना चाहते हैं प्रोग्रेस को और काम जो करने के लिए कहा गया वो कितना हद तक हुआ और कहां कहां क्या प्रावधान, उसी को देखने के लिए। लेकिन लोग कह रहे थे जमीनी हकीकत नहीं है, विकास का तो देखिए। और हमारे साथ जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं का एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं ताकि कोई चीज को छोड़ना नहीं। सीएम की यात्रा को लेकर लोगों में बेहद खुशी है। जनता सरकार के काम से संतुष्ट है, ऐसा दावा नीतीश के साथ यात्रा पर गए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री संजय झा कर रहे हैं। व्यक्त कर रहा है कि रोड, बिजली, इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन कहीं कहीं इंडिविजुअल इशू है, कहीं रोजगार का भी बात होता है, कभी गन्ना किसान का बात होता है, तो कहीं कोई और उनका पर्सनल इशूज है। ये सारी बातें यहाँ पर आ रही है। कोई विकलांग है, उनसे रिलेटेड कोई इशू है, तो लार्जली इसी से इंडिविजुअल बेस्ड ज्यादा इशू है, लेकिन लार्जली लोग सेटिस्फाइड हैं, वो तो दिख रहा है। 5 से 29 जनवरी तक चलने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान सीएम कोई जनसभा नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार कई जिलों का दौरा कर वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही कार्य अधूरे होने पर अधिकारियों को फौरन निर्देश भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाया है कि जी किशन रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र के पैसे को अपने खाते में तेलंगाना सरकार डाइवर्ट कर रही है, तेलंगाना हुकूमत डाइवर्ट कर रही है ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता बीजेपी के पक्ष में बदलाव चाहती है। जो परिवार का सरकार चलाते हैं केसीआर ने, हम पूरा उनका परिवार के हाथ में लगाए, परिवार खर्च करे। वो नहीं चाहते हैं हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी को दे, कोई ऑर्गेनाइजेशन को दे,
पूरा उनका हाथ से देना चाहते हैं, उसमें भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। जितने भी पैसे, आपको मालूम है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, केंद्र सरकार से अगर 100 रुपीज़ दिया गया कोई गांव के लिए, सिर्फ 15 रुपये पहुँच रहे, 85 रुपीज़ बीच के लोग वो पैसे खा रहे हैं। तेलंगाना सरकार 1 रुपये भी नहीं देते हैं। जो हम देते हैं वो भी पैसे सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को जाने नहीं देते। ये बहुत गलत है। इसका तेलंगाना सरकार का रवैया को मैं पूरा खंडन कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.9 महसूस की गई है। जी हां, इस भूकंप की शिद्दत की अगर बात करें तो, क्षमता की बात करें तो 5.9 महसूस की गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, शोपियां, मेंढर, बानिहाल, उधमपुर, अखनूर, रियासी, पुंछ, बडगाम, कुलगाम, सुंबल और अन्य इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के कारण किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप का मुख्य केंद्र अफगानिस्तान था। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी ने परिवार सहित एमआईएम छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। इलाहाबाद में आयोजित बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शाइस्ता परवीन ने परिवार सहित बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। बहुजन समाज पार्टी इलाहाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता की ग्रहण करवाई। प्रयागराज मंडल स्तरीय बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के अवसर पर श्रीमती शाइस्ता परवीन जी को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। क्या मेयर का प्रत्याशी उनको बनाया जाएगा? चुनाव तो अभी सामने दिख नहीं रहा है, और जब दिखेगा और हम लोग उनसे बात करेंगे, अगर वो कहेंगी कि हमको मेयर का प्रत्याशी बनाया जाए तो इस पे आदरणीय बहन जी से हम लोग निवेदन करेंगे और उस पर विचार किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। समेत शिखर जी पर्वत क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जैन समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पर्यटन इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पारसनाथ क्षेत्र में शराब, तेज आवाज में गाने और मांस की बिक्री पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। इस फैसले के बाद जैन समाज ने खुशी जताई है और सरकार का आभार भी जताया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कश्मीरी छात्रों के ताल्लुक से जारी किए गए लेटर को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब सफाई दी है। एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने कहा कि जो लेटर कश्मीरी छात्रों के लिए कंट्रोलर ऑफिस से जारी हुआ उसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसमें कश्मीरी छात्रों से उनकी डिटेल मांगी गई थी। इसीलिए हमने उस लेटर को, उस पत्र को वापस ले लिया है। प्रोफेसर वसीम अली ने कहा कि पुलिस की तरफ से लेटर हमारे पास आया और हमेशा आता है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि कश्मीरी छात्रों की ही डिटेल मांगी गई और सिर्फ कश्मीरी छात्रों की ही डिटेल मांगने की बात गलत है। बाकी और जगह के छात्रों की भी डिटेल मांगी गई है। इसके ऊपर हम यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। असिस्टेंट कंट्रोलर ने अपने सिग्नेचर से सर्कुलेट किया था तमाम डिपार्टमेंट्स को, फैकल्टीज़ को। जब वो चीज़ नोटिस में आई तो कंट्रोलर से बात हुई और कंट्रोलर ने ख़ुद भी इस बात को माना कि इस लेटर के सर्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो एक अननेसेसरी और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो गई थी कंट्रोलर ऑफिस से, लिहाजा उसको जो है वापस ले लिया है। कंट्रोलर ने उसको वापस ले लिया है क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए, हम ये हमारा अपना देखेंगे, हम सारी चीज़ों को जो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है, यूनिवर्सिटी की जो प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से जो चीज़ें देने वाली होंगी वो दी जाएंगी और जो चीज़ें नहीं देने वाली होंगी वो भी रीजन्स हम वापस भी करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं तो उसको हम देखेंगे। अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की मनमोहन सरकार पर हमला बोला। शाह ने अपने एक बयान में कहा कि सोनिया मनमोहन सरकार के समय पाकिस्तान से घुसपैठिए हमारे जवानों को मारकर चले जाते थे, लेकिन सरकार के कान पर जून तक नहीं रेंगती थी। मोदी जी आए तो उड़ी और पुलवामा में गलतियां की, लेकिन वो भूल गए कि अब यहां मोदी सरकार है।
10 दिन के अंदर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसे और आतंकियों के टुकड़े टुकड़े करके लौटे। मोदी जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया है। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। मुझे बताओ भाई, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? जोर से बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? और जोर से बताओ, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कम्युनिस्ट, ये कांग्रेस 75 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में खिलाकर घूमते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया मित्रों। और ये कश्मीर हमारा हमेशा के लिए, भारत माता का ये मुकुटमणि कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। मगर जब मैं बिल लेकर संसद में खड़ा हुआ, एक कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता, समता, सपा, बसपा, ये सारी की सारी मंडली काऊ 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 करने लगी कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाए? उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 3 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार, सोनिया मनमोहन सरकार 10 साल तक चली। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए आकर हमारे जवानों को मारकर भाग जाते थे। सरकार के माथे पर जू नहीं रेंगती थी। मोदी जी ने उरी और पुलवामा में गलती करी, वो भूल गए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, कम्युनिस्टों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और फिलहाल इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए प्रदेश और दुनिया, साथ ही यूटी की तमाम खबरें हमारे साथ। नमस्कार।